हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। अभी हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उससे जो संबंधित टर्म्स हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इन सब के विषय में प्रॉपर रूप से अध्ययन किया था। और आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस का बात करेंगे, जिसके विषय में सबसे पहले जो आइडिया है वो रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वहाँ से प्रोवाइड किए थे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसमें रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट था कि रेडियस जो है वो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक मास कहने का सेंस है दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन होता है दैट इज़ द एटॉमिक मास। तो रेडियस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें हम लोग लिख देंगे कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। मान लीजिए यदि रेडियस को हम लोग r से दिखाते हैं तो यहाँ लिख देंगे r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3। ये एक रिलेशन था। हम लोग अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं कि कोई एटम का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, तो उसका साइज क्या होगा। तो जैसे r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0 a का पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करेंगे, देन r इज इक्वल टू r0। यहाँ पे जो r0 है वो बोर्स रेडियस को बताएगा। नहीं, बोर्स रेडियस को नहीं बताएगा, वो होता है आपका 0.53 एंगस्ट्रम। ये r0 जो है ये रेडियस को बताता है, किसका, न न्यूक्लियस का। जो 10 टू द पावर वो एटम्स में था, वो वाला r0 थोड़ा माइंड में रह गया था। जो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर है, जिसको हम लोग एक फर्मी मीटर भी कह सकते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। एंड इसमें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय, तो जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब। एंड यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, जो r क्यूब है उसके जगह आप लिख देंगे r0 a का पावर 1/3 का क्यूब। 4/3 पाई और जो r क्यूब है उसके जगह r0 a का पावर 1/3 का क्यूब।
अब यहाँ पर एक सवाल है कि 4/3 πr³ ही क्यों यूज किए वॉल्यूम के जगह। वॉल्यूम के तो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियस होता है उसको एज्यूम किया जाता है स्फेरिकल इन शेप, एंड दैट्स वाई v इज इक्वल टू 4/3 πr³। यहाँ से v इज इक्वल टू 4/3 πr0 का क्यूब इंटू ए, ओनली ए बचेगा। और ये चूँकि कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा, 4/3 खुद में ही एक कांस्टेंट है, पाई 3.14 भी कांस्टेंट है, जो आर है वो भी आपका एक कांस्टेंट ही है, न्यूक्लियर रेडियस। तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, मीन्स वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। अब यहाँ से हम लोग यदि कंपैरिजन करें, जैसे सोडियम में और मैग्नीशियम में, सोडियम का एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम का 24, तो ज़्यादा मास होने के कारण उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो एटॉमिक मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। अब हमारे पास मास आ गया, तो यहाँ से हम लोग टॉपिक निकाल सकते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। व्हाट इज न्यूक्लियर डेंसिटी? एक न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होगा? तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ नथिंग बट जस्ट एज इट इज़ वी स्टडी अबाउट द डेंसिटी इन जनरल फिजिक्स। डेंसिटी जिसको हिंदी में कहते हैं घनत्व, तो डेंसिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, या यूनिट वॉल्यूम में कह सकते हैं। जरूरी नहीं है यूनिट वॉल्यूम में होना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है आपको कंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर डेंसिटी। बट हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर डेंसिटी। व्हाट इज न्यूक्लियर डेंसिटी? तो मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, or we can also say that nuclear density is defined as the mass per unit volume of the nucleus। इसका यदि फॉर्मूला लिखें तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ nucleus, mass of nucleus by volume of nucleus। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब न्यूक्लियस का कितना मास है बाय उसका क्या वॉल्यूम है। तो देखिए न्यूक्लियस का मास को जानने के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं उसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ए जो है दैट इज एटॉमिक मास नंबर, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻27। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। डेल इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस
तो न्यूक्लियस का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू ए जो है वो बता रहा है एटॉमिक मास को, और उसके अंदर दोनों आ जाएगा आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नीचे है आपका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है आप इधर भी फाइंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू ए। तो देन यहाँ से ए एंड ए कैंसल आउट, तो डेल बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बाय 4/3 इंटू 3.14 इंटू R0 का क्यूब। तो R0 का जो क्यूब है आप देख सकते हैं, जो R0 का वैल्यू हम लोग पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। अब आपको इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है। इसको हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़िए, तो ये आपको आ जाएगा 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको मिलेगा 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है, डेंसिटी का बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। इसको पूरा लिख लेते हैं 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कहीं भी एटॉमिक मास वाला टर्म नहीं है, तो देन वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। अब इसमें हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि एटॉमिक मास का न्यूक्लियर डेंसिटी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अब इसी को या इसी पर बेस्ड यदि हम लोग एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर होगा। जैसे सवाल है कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ what is the nuclear radius of Fe, that is ferrous 125 is that of aluminium 27 is 3.6 फर्मी। मतलब समझिए न्यूक्लियर रेडियस क्या होगा फेरस का यदि आपको एल्युमिनियम का जिसका एटॉमिक
आपको मास नंबर दिया हुआ है 27, उसका जो वैल्यू है वो 3.6 फर्मी आपको दिया हुआ है। तो देन इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में आप सबसे पहले जो फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, लिखेंगे कि एज वी नो दैट R इज इक्वल टू R नॉट ए का पावर 1/3, ये हो जाता है। और यहाँ पे ये एक जनरल फार्मूला होता है, तो यदि लिखिएगा फॉर एफ ई तो आर एफ ई बराबर आर नॉट ए एफ ई का पावर 1/3 एंड फॉर एल्युमिनियम आर ए एल इज इक्वल टू आर नॉट ए इंटू एल्युमिनियम का पावर, मतलब एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम का पावर 1/3। ये दोनों को हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन के रूप में मान लेंगे, और यदि हम लोग इन दोनों का डिवीजन करते हैं तो देन व्हाट वी विल हैव। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। डिवीजन करने पर आपको बहुत सारे ऐसे टर्म मिलेंगे जो कि कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे जो आर नॉट है वो आपको दोनों में है, तो वो वैल्यू आपको कैंसल आउट हो जाएगा। मान लीजिए इसको डिवीजन करने पर क्या मिलेगा, जैसे आर एफ ई बाय आर ए एल, तो फॉर्मूला है हमारे पास आर एफ ई का आर नॉट ए एफ ई का पावर 1/3 बाय ए एल, तो ये हो जाएगा आर नॉट एटॉमिक मास ऑफ ए एल का पावर 1/3, देन आर एफ ई बाय आर ए एल कैंसल आउट हो जाएगा। ए एफ ई का पावर 1/3 इंटू ए एल का पावर 1/3, देन आर एफ ई बाय आर ए एल। अब ए कितना दिया हुआ है इसका, एफ ई का 125 का पावर 1/3 बाय इसका दिया हुआ है 27 का पावर 1/3। समटाइम्स फॉर आवर ईज जान के ऐसा वैल्यू दिया जाता है जो कि हमारे लिए इजीली कैंसल आउट हो जाए। तो यहाँ से आर एफ ई बाय आर ए एल इज इक्वल टू 125 को हम लोग 5 का पावर 3 इंटू 1/3 बाय 3 का पावर 3 इंटू 1/3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर एफ ई बाय आर ए एल इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। देन यहाँ से आर एफ ई बराबर 5/3 इंटू आर ए एल, तो आर एफ ई बराबर 5/3 इंटू
जो आर ए एल का वैल्यू है आप देख सकते हैं 3.6 फर्मी दिया हुआ है। फर्मी मतलब 10⁻⁻15, तो 3.6 10⁻⁻15, ये कैंसिल हो जाएगा 1.2। तो आर एफ ई बराबर 5 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आर एफ ई आपको आ गया 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब इसके बाद हम लोग आगे इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एज्यूमिंग द न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल इन शेप, मतलब मान लीजिए कि जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल है शेप में। तो इसमें लिखेंगे एज्यूमिंग द न्यूक्लियाई टू बी spherical in shape, assuming the nuclei to be spherical in shape, how does the surface area of a nucleus, how does the surface area of nucleus of mass number A1 compare to that of nucleus of mass number A2। तो सरफेस एरिया से यहाँ पर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो किसी दो न्यूक्लियस का सरफेस एरिया का कंपेयर करना है। एक का मास नंबर आपको दिया हुआ है A1 और एक का आपको मास नंबर दिया हुआ है A2। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? तो जैसे सबसे पहले किसी स्फीयर का जब सरफेस एरिया निकाला जाता है तो स्फीयर का सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं, वी नो दैट स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाता है 4πr²। ये किसी स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। एंड इसके बाद r इज इक्वल टू होता है r0 a⁻⁻⁴। तो यहाँ से फॉर फर्स्ट न्यूक्लियाई S1 इज इक्वल टू 4π, जैसे r² है r0 a⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर। तो S1 इज इक्वल टू 4π r0 का स्क्वायर a⁻²/3। ये हमारा फर्स्ट जो है उसके लिए आया। अब इसके बाद यदि सेकंड न्यूक्लियाई के लिए निकालना चाहें तो यहाँ से लिखेंगे फॉर सेकंड
न्यूक्लियाई, S2 बराबर 4 पाई R0। देखिए आप फर्स्ट में यहाँ पे एटॉमिक मास था A1, तो ये A1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक मास A2 का पावर 1/3 का स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 पाई R0 का स्क्वायर A2 का पावर 2/3। एंड अब यदि इन दोनों को डिवीज़न किया जाए तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। यदि दोनों को डिवाइड करेंगे तो S1/S2 इज इक्वल टू 4 पाई R0 का स्क्वायर A1 का पावर 2/3 बाई 4 पाई R0 का स्क्वायर A2 का पावर 2/3। तो S1/S2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो A1 का पावर 2/3 बाई A2 का पावर 2/3 S1/S2 A1/A2 का पावर 2/3। तो S1/S2 इज इक्वल टू A1/A2 का पावर 2/3। मीनिंग क्या हुआ भाई इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सरफेस एरिया का कंपैरिजन किया जाएगा तो उस कंडीशन में जब एटॉमिक मास हम लोग को दिया हुआ है A1 और A2, तो एक का पावर A1/A2 दोनों का पावर हम लोग, ठीक है, 2/3 ले लेंगे। तो देन इजीली वी कैन सॉल्व दिस। तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। आगे के क्लासेस में हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द आइसोमर्स, ये सारा चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ तक देख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।